विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हमने 1935 के अधिनियम की कुछ प्रमुख विशेषताओं के बारे में डिस्कस किया था। उसी क्रम में आज के इस वीडियो में हम भारत शासन अधिनियम 1935 की जो शेष विशेषताएं थी उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, 1935 का जो अधिनियम था, मैंने आपको बताया था कि एक बहुत बड़ा जटिल अधिनियम था जिसमें 451 धाराएं थी, 15 परिशिष्ट थे। और इतना अधिक लंबा और पेचीदा होने का जो मुख्य कारण था वो एक तो ये था कि भारत में बढ़ती हुई राष्ट्रीयता के कारण भारत के लोगों को सत्ता का पर्याप्त हस्तांतरण आवश्यक हो गया था, और दूसरी तरफ ब्रिटिश सरकार शक्ति हस्तांतरण के साथ साथ अपने हितों की रक्षा की पूरी व्यवस्था करना चाहती थी। इसलिए ये जो अधिनियम था ये काफ़ी लंबा था, काफ़ी जटिल था, काफ़ी पेचीदा और बड़ा था। इस अधिनियम की पिछले वीडियो में हमने कुछ विशेषताओं का जिक्र किया था, जिसमें अखिल भारतीय संघ की स्थापना की बात इसमें की गई। 11 ब्रिटिश प्रांतों, 6 चीफ कमिश्नरी रियासतों और देशी रियासतों से मिलकर अखिल भारतीय संघ बनना था। दूसरी विशेषता में हमने देखा था कि प्रांतीय स्वायत्तता प्रदान की गई 1935 के अधिनियम के द्वारा। 1919 के अधिनियम में जो द्वैध शासन प्रांतों में लागू किया गया था उसका अंत कर दिया गया। तीसरी जो महत्वपूर्ण जो 1935 के अधिनियम की, उसमें हमने देखा था कि केंद्र में द्वैध शासन है उसको लागू किया गया था। यानी जो 1919 में प्रांतों में जो द्वैध शासन लागू किया गया था उसको केंद्र में 1935 के अधिनियम में लागू किया गया। अगली जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता जो थी वो था संरक्षण और आरक्षण। इसमें हमने देखा था कि ब्रिटिश सरकार जो है उसका ये विचार था कि भारतीयों द्वारा उत्तरदायी शासन का संचालन करने में गंभीर त्रुटियां हो सकती हैं, और वो अनेक अल्पसंख्यक वर्गों के हितों की रक्षा के लिए भी सुनिश्चित व्यवस्था करना चाहते थे। गवर्नर जनरल जो थे उनको विभिन्न परिस्थितियों में उत्तरदायी शासन में हस्तक्षेप करने के व्यापक अधिकार प्रदान किए गए। इसी को संरक्षण और आरक्षण के नाम से जाना गया। विधानमंडलों और मताधिकार का विस्तार किया गया। मैंने आपको बताया था कि एक संघीय विधानसभा और दूसरा जो है वो राज्य परिषद रखा गया। यानी केंद्रीय व्यवस्थापिका जो थी या जो संघीय व्यवस्थापिका जो थी उसको 2 सदनों वाला बना दिया गया। एक का नाम संघीय विधानसभा और दूसरे का नाम राज्य परिषद रखा गया। जो विधानसभा के सदस्यों की संख्या वो 375 निर्धारित की गई और राज्य परिषद के सदस्यों की संख्या 260 निर्धारित की गई। उसी क्रम में हमने देखा था कि शक्तियों का विभाजन किया गया 3 सूचियों में, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में संपूर्ण भारत के 59 विषयों को रखा गया था। जल, थल, वायु, वैदेशिक विभाग, डाक, तार, मुद्रा, टंकन, संघ लोक सेवा आयोग, संचार, बीमा, बैंक आदि जो महत्वपूर्ण विषय थे उनको संघ सूची में रखा गया। प्रांतीय सूची में प्रांतीय और स्थानीय महत्व के 54 विषयों को रखा गया, जिसमें शांति, न्याय व्यवस्था, न्यायालय, प्रांतीय लोक सेवा, स्थानीय स्वशासन, अस्पताल, जन स्वास्थ्य, नहरें, कृषि, जंगल, शिक्षा, सड़क आदि विषयों को इसमें रखा गया। समवर्ती सूची में 36 विषयों को रखा गया, जिनमें दीवानी, फौजदारी कानून, विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, दत्तक ग्रहण, ट्रस्ट, कारखाने, श्रम कल्याण आदि मुख्य विषयों को रखा गया। संघीय सूची के विषयों पर केंद्र सरकार कानून बना सकती थी। प्रांतीय सूची के विषयों पर प्रांतीय व्यवस्थापिकाएं कानून बना सकती थी। समवर्ती सूची पर दोनों कानून बना सकती थी, संघ सरकार और प्रांतीय सरकार। लेकिन मतभेद पैदा होने पर संघ सरकार का जो कानून है वो मान्य होता था। अवशिष्ट जो शक्तियां हैं वो गवर्नर जनरल को प्रदान की गई। अगली जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है वो है संघीय न्यायालय। यानी अधिनियम के द्वारा एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। इसका अधिकार क्षेत्र वो प्रांतों और रियासतों तक विस्तृत था, फैला हुआ था। इसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 2 अन्य न्यायाधीशों की व्यवस्था की गई। यानी कुल संघीय न्यायालय में 3 न्यायाधीशों की व्यवस्था का प्रावधान किया गया। न्यायालय को मौलिक और अपीलीय क्षेत्राधिकार प्रदान किए गए। संघीय न्यायालय का यह कर्तव्य था कि वह संविधान की व्याख्या करे और इस बात का ध्यान रखे कि प्रांतों और संघीय सरकारों एक दूसरे के क्षेत्र का अतिक्रमण न करें।
इस संबंध में अंतिम जो शक्ति थी वो लंदन स्थित प्रिवी काउंसिल को प्राप्त थी। तो ये जो विशेषताएं थी, इन विशेषताओं के ऊपर हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, और उसी क्रम में आगे की जो विशेषताएं हैं उनको हम आज की इस वीडियो में एक एक करके डिस्कस करने का प्रयास करते हैं। अगली जो महत्वपूर्ण विशेषता है वो है ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता। यानी 1935 का जो अधिनियम था, इसमें ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता है वो पहले की तरह बनी रही। इसमें किसी भी प्रकार का कोई बदलाव या परिवर्तन नहीं किया गया। अधिनियम में किसी भी प्रकार का परिवर्तन करने का अधिकार प्रांतीय विधानमंडलों और संघीय व्यवस्थापिका को नहीं दिया गया। इस संबंध में शक्ति ब्रिटिश संसद के पास पहले की तरह बनी रही। प्रांतीय और केंद्रीय व्यवस्थापिकाएं कुछ विशेष सीमाओं में रहते हुए अधिनियम में संशोधन की सिफारिश कर सकती थी। इस प्रकार भारतीय भाग्य के निर्णय की अंतिम जो सत्ता थी वो ब्रिटिश संसद के पास बनी रही। कहने का अर्थ ये है कि ब्रिटिश संसद की जो सर्वोच्चता पहले बनी हुई थी, इस अधिनियम में उसको बरकरार रखा गया। अगली जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है वो ये प्रस्तावना का अभाव। यानी 1935 का जो अधिनियम था, इसकी अपनी कोई स्वयं की प्रस्तावना नहीं थी, जिससे कि इस अधिनियम के निर्दिष्ट जो ध्येय या जो उद्देश्य है उसका ज्ञान प्राप्त किया जा सके। ब्रिटिश संसद के कुछ सदस्यों ने जब इस आधार पर अधिनियम की आलोचना की, तो ब्रिटिश सरकार ने 1919 के अधिनियम की जो प्रस्तावना थी उसको इसमें जोड़ने का निश्चय किया। और यह इसलिए किया गया ताकि भारतीयों को यह पता रहे कि ब्रिटिश सरकार का अंतिम लक्ष्य भारत में औपनिवेशिक साम्राज्य की स्थापना करना है। तो कहने का अर्थ ये है कि 1935 का जो अधिनियम था उस नहीं थी, और जब इस अधिनियम का विरोध किया गया इस रूप में कि प्रस्तावना नहीं है और बिना प्रस्तावना के इसमें निर्दिष्ट उद्देश्यों और ध्येय को का ज्ञान प्राप्त नहीं किया जा सकता, तो ऐसी स्थिति में ब्रिटिश संसद या ब्रिटिश सरकार ने आनन फानन में 1919 के अधिनियम की जो प्रस्तावना थी उसको इसमें जोड़ दिया गया। कहने का अर्थ ये हुआ कि इस अधिनियम की स्वयं की कोई प्रस्तावना नहीं थी। अगली जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि भारत परिषद का अंत कर दिया गया। इस अधिनियम के अंतर्गत जो भारत परिषद थी और भारत के प्रति जिसका विरोधी दृष्टिकोण रहता था, इसलिए भारतीय जनता लंबे समय से इस परिषद के अंत की मांग कर रही थी। 1935 के अधिनियम के द्वारा इस परिषद का अंत कर दिया गया। भारत मंत्री के लिए कुछ परामर्शदाता नियुक्त किए गए, जिनसे परामर्श लेना अथवा न लेना उसकी इच्छा पर निर्भर करता था, लेकिन सेवाओं के संबंध में भारत मंत्री के लिए इन परामर्शदाताओं का परामर्श मानना आवश्यक था। इसके साथ ही अधिनियम द्वारा केंद्रीय और प्रांतीय सरकारों में किए गए परिवर्तनों के अनुरूप भारतीय शासन पर भारत मंत्री की शक्ति में भी कुछ कमी हो गई। कहने का अर्थ ये है कि भारत परिषद जो भारत के विरोधी थी, एक प्रकार से विरोध में थी, भारतीय लंबे समय से उसके अंत की मांग कर रहे थे, और अंत में 1935 के अधिनियम में इस भारत परिषद का अंत कर दिया गया। अगली जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है वो ये है कि सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का विस्तार। यानी 1935 के अधिनियम के द्वारा यद्यपि यह बात नितांत स्पष्ट हो गई कि सांप्रदायिक चुनाव पद्धति भारत के हित में नहीं है, लेकिन अंग्रेजों ने भारत में फूट डालो राज करो की नीति के अनुसार संघीय और प्रांतीय व्यवस्थापिकाओं में विभिन्न संप्रदायों और विशेष हितों को प्रतिनिधित्व देने के लिए इस पद्धति को न केवल जारी रखा, वरन आंग्ल भारतीयों, भारतीय ईसाइयों, यूरोपियनों, हरिजनों के लिए इस पद्धति का विस्तार कर दिया गया। संघीय व्यवस्थापिका के दोनों सदनों में मुसलमानों को 1/3 स्थान प्रदान कर दिए गए। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि जो सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति जो 1909 के अधिनियम में प्रारंभ की गई थी उसका इसमें विस्तार कर दिया गया, और जो संघीय व्यवस्थापिका के जो 2 सदन थे दोनों में मुसलमानों के लिए 1/3 स्थान निर्धारित कर दिए। इसी प्रकार आंग्ल भारतीय, सिख, भारतीय ईसाइयों, यूरोपियनों, हरिजनों के लिए भी इस पद्धति का विस्तार किया गया। अगली जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है वो है बरार, बर्मा और अदन के संबंध में। यानी 1935 था, इसके द्वारा बर्मा जो है उसको भारत से अलग कर दिया गया, पृथक कर दिया गया। अदन को भारत सरकार के नियंत्रण से मुक्त करके 1 अप्रैल 1937 को इंग्लैंड के औपनिवेशिक कार्यालय के अधीन कर दिया गया।
यद्यपि बरार के ऊपर निजाम हैदराबाद की नाममात्र की सत्ता स्वीकार की गई, लेकिन उसको शासन की दृष्टि से मध्य प्रांत का अंग बना दिया गया। तो तीनों के संबंध में यानी बर्मा, बरार और अदन के संबंध में ये प्रावधान किया गया कि बर्मा को तो भारत से अलग कर दिया गया, अदन को भारतीय सरकार के नियंत्रण से मुक्त करके 1 अप्रैल 1937 को इंग्लैंड के औपनिवेशिक साम्राज्य के अधीन कर दिया, और बरार के ऊपर निजाम जो हैदराबाद थे उनकी नाममात्र की सत्ता स्वीकार कर ली गई और उसको शासन की दृष्टि से मध्य प्रांत का अंग बना दिया गया। तो ये महत्वपूर्ण विशेषताएं थी 1935 के अधिनियम की। एक ये जो चार्ट है, इस चार्ट के माध्यम से हम संक्षेप में इनको डिस्कस करते हैं, देखने का प्रयास करते हैं। ये भारतीय शासन अधिनियम 1935 जो है, इसमें भारत में पूर्ण उत्तरदायी सरकार के गठन के रूप में एक मील का पत्थर साबित हुआ है। एक लंबा विस्तृत दस्तावेज था। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना की बात इसमें की गई। प्रांतों में जो 1919 के अधिनियम में लागू कर किया गया था उसका इसमें अंत कर दिया गया, और केंद्र में द्वैध शासन है वो इसके अंतर्गत लागू किया गया। भारत परिषद है उसको समाप्त कर दिया गया। लोक सेवा आयोगों की स्थापना की गई, संघीय न्यायालय की स्थापना की गई, सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का विस्तार किया गया, रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। और ये जो भारत शासन अधिनियम 1935 है, इसी को आगे चलकर यानी भारतीय थे उन्होंने अधिकांश जो 1935 के अधिनियम की जो विशेषताएं हैं उनको भारतीय संविधान में आत्मसात किया। और एक प्रकार से ये कह सकते हैं कि 1935 का जो अधिनियम था या जो भारतीय संविधान है वो 1935 के अधिनियम का ही एक प्रकार से ब्लूप्रिंट है। तो 1935 का जो अधिनियम था उसके बारे में आज के इस वीडियो में हमने डिस्कस किया है। आगे के वीडियो जो हैं वो इसी क्रम में जारी रहेंगे। धन्यवाद।